अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.5 कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों माना जाता है। अब हम करेंगे कि जो हमारी कोशिका है उसको हम जीवन की मूल इकाई क्यों मानते हैं। मूल इकाई क्या होता है कि ये जो हमारा शरीर है वो कोशिका से मिलकर क्यों बना है। नहीं मतलब उसके सेंटर में एक छोटी कोशिका है, उसी से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। छोटी के बाद दूसरी छोटी ऐड है, फिर दूसरी ऐसे करके हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना है। जैसे आपने दीवार देखी होगी, दीवार क्या है, ईंटों छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। इसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। विभिन्न घटक मतलब एक कोशिका के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो जीवन को विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। वो क्या करते हैं, हमें विभिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। सभी पौधों एवं जंतुओं के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब जो भी पौधे और जंतु हैं उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। एक ही नहीं पाई जाती, एक तो बहुत छोटी होती है, जब ये बहुत छोटी छोटी मिलकर ही क्या करती है, बहुत सारी हो जाती है। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव उनको कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट कार्य करती हैं, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। जो जीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन जीवन के आगे संभावनाएं करने के लिए वो एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। और कुछ काम वो अपना सबका काम अलग अलग होता है वो भी करती हैं और दूसरे को भी हेल्प करती हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका से बने होते हैं। अब देखिए ये जो जीव हैं ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जिसमें ओनली वन ही सेल होती है। ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। ये अपने उत्तरजीविता के लिए सभी आवश्यक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। अब जो ये जीने के लिए ये क्या करते हैं, एक ही कोशिका में इनके सारे काम हो जाते हैं। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे शैवाल और कवक एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। और कुछ अन्य जीव जो सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे शैवाल होते हैं और कवक, वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से भी बने होते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, जबकि फफूंदी बहुकोशिकीय कवक है। अब ये एग्जाम्पल आ जाता है कि एक कोशिकीय कवक का एग्जाम्पल दीजिए, तो ये यीस्ट है, और बहुकोशिकीय का जो उदाहरण है वो हमारा फफूंदी है। ये आपको याद करना है। जंतु और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्मजीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। जैसे जंतु और पादप की कोशिकाएं होती हैं वो एक झिल्ली से घिरी होती है, इसी तरह सूक्ष्मजीवों की जो कोशिका है उसके चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है। कवक की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है। अब जो कवक होता है उसमें झिल्ली तो होती है, एक और कोशिका भित्ति होती है। जैसे आपने कि पीछे क्या करा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था। उनमें से दोनों में क्या होता है, दोनों की जो भित्ति होती है, एक में तो एक ही झिल्ली होती है और एक में वो वाली झिल्ली तो प्रेजेंट होती है लेकिन दूसरी भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। और इसमें क्या होता है, हरित लवक नहीं होते हैं। अतः वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब जिसमें हरित लवक नहीं होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का हरित लवक नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जीवाणुओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। देखिए जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और केंद्र की जो झिल्ली होती है वो भी नहीं पाई जाती है। उसके स्थान पर उनमें एक केंद्राभ होता है। उसमें क्या होता है, एक केंद्राभ पाया जाता है। यह विशेषता उन्हें खमीर, यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं से अलग करती है। अब इसमें क्या हुआ, जो जीवाणु हैं उनको किससे अलग कर दिया उन्होंने, खमीर, यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक और पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं से। उसकी कोशिका थोड़ी भिन्न होती है, देखिए पूरी भिन्न नहीं होती, कुछ पार्ट्स उसके अलग होते हैं। हमने यहाँ केवल कुछ मूलभूत कोशिका
संरचनाओं पर ही विचार किया है। यहाँ पर हमने सभी की देखिए कोशिकाएं नहीं पढ़ी हैं, कुछ की ही हमने यहाँ पर डिस्कस की है। कोशिका में अन्य घटक भी होते हैं, अन्य घटक और पार्ट्स भी होते हैं जिनके विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अभी आपको इतना ही बताया गया है, इससे ज़्यादा आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। उपकोशिकीय घटकों को देखने के लिए हमें उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है। जो उपकोशिकीय मतलब जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको देखने के लिए हमें एक जो भी उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 गुना आवर्धित करके दिखाता है। देखिए जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो कोशिका को जितना मान लिया उसके एक पार्ट वो हमें दिखाई दे रहा है तो उसका 1,00,000 गुना बड़ा करके वो हमको दिखाई देता है, जिसमें हम कोशिका में विद्यमान अधिक संरचनाएं देख सकते हैं। नहीं तो कोशिका इतनी छोटी होती है हमें पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर क्या है, तभी तो हम उसके पार्ट्स को इतना क्लियरली देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीवों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए अब आप लास्ट में समझ ही गए होंगे, अब तक आपने पढ़ लिया है कि जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो या तो एक कोशिका से बने होते हैं या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं आमाप, आकार और संरचना में भिन्न होती है। देखिए उनकी शेप, साइज और जो उसकी संरचना होती है वो उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पादप और जंतु कोशिकाओं में भी कुछ विभिन्नताएं होती हैं। देखिए जो पादप पौधों की और जो जंतुओं एनिमल्स की जो कोशिका होती हैं वो पूरी तो अलग अलग नहीं होती, लेकिन कुछ उसमें समानताएं भी होती हैं, सेम होती है, लेकिन एक दो पार्ट्स उसमें अलग होते हैं, इसलिए उसमें कुछ विभिन्नता भी होती है। इन विभिन्नताओं को समझने से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। अब इन विभिन्नता होती है तो हमें उससे क्या पता चलता है कि ये अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग कार्य पूरे करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विषय में सीखा। अब हमने क्या सीखा इस अध्याय में, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। यद्यपि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो पौधों और मनुष्यों सहित सभी जंतुओं के रोग का कारण बनते हैं। अभी तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे ही बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत खराब होते हैं और वो हमारे अंदर रोग बीमारी पैदा कर देते हैं। हम अगले अध्याय में जीवों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के विषय में जानेंगे। अब हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या क्या रोग उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर तो हमने जो अच्छे वायरस और बैक्टीरिया हैं उनके ही बारे में पढ़ा है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो इसके स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, मतलब जो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सूक्ष्मजीव छोटे आकार के जीव होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकता। तो क्या पढ़ा हमने, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और इसको हम सूक्ष्मदर्शी के बिना तो देख ही नहीं सकते हैं। सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के वातावरणों में, यहाँ तक कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। अब जो सूक्ष्मजीव हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो पेड़ पौधों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, और जो बाहर का वातावरण है वहाँ पर भी रह सकते हैं। जो सूक्ष्मजीव है वो कहीं पर भी रह सकते हैं, यहाँ तक कि हवा में भी कुछ सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। अब जो सूक्ष्मजीव है किसी में एक सेल होती है और किसी में एक से ज़्यादा सेल होती हैं, दोनों ही तरह के पाए जाते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। देखिए कहीं ये क्या हो जाता है, आ जाता है एग्जाम में कि जो एक कोशिकीय होते हैं उसके आप उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण है जीवाणु और प्रोटोजोआ। एवं कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं, और जो कवक हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं, उनमें एक सेल ही होती है, और बहुकोशिकीय मतलब एक से ज़्यादा सेल होती है। जबकि पादप और जंतु बहुत कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो पौधे और जंतु हैं वो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय ही होते हैं। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। जो कोशिका है उसी से जीवन स्टार्ट होता है। अगर कोशिका ना हो तो हमारा शरीर नहीं बना हुआ होता है, इसलिए उसको मूलभूत इकाई कहा गया है।
सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके शरीर में कोशिकाएं ना हों। एक कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जो जीवों को उनके कार्य संपन्न करने एवं जीवित रखने में सहायता करते हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं और जो भी मनुष्य है या जंतु है उनके जो शरीर में अलग अलग काम होते रहते हैं। कोई पाचन कर रहा है, कोई ब्लड को ऊपर ले जा रहा है, तो सब जो कोशिकाएं हैं सबका काम अलग अलग होता है। एक ही कोशिकाएं सारे काम नहीं करती है। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। अब जो एक सामान्य कोशिका होती है उसके ऊपर एक, जैसे ये हमारी कोशिका है, इसके ऊपर ये एक लेयर बनी रहती है कोशिका झिल्ली की, जो कोशिका द्रव से भरी होती है और इसमें एक केंद्रक होता है। और यहाँ पर क्या कोशिका द्रव भरा रहता है और यहाँ पर एक बीच में एक केंद्रक होता है। पादप कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण होता है। अब ये तो एक होता ही है, और उसमें जो पादप है, पादप कवक है और जीवाणु, उसमें एक और झिल्ली, इसके चारों तरफ एक और झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो ये बाहर वाली है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जो जीवाणु होता है एक उसमें सुस्पष्ट एक केंद्रक पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इसमें जो जीवाणु होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नो केंद्रक। कोशिकाएं आकार और आपाप में भिन्न होती हैं। कोशिका का कि जरूरी नहीं कि जो शेप और साइज हो उनका सेम ही हो, सबका अलग अलग होता है। उसका आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित होता है। उसका आकार क्या होता है, जो भी वो काम करती है उससे रिलेटेड ही उसका आकार होता है। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए, तो आप वहाँ पर लिखोगे जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। विषाणु भी आकार में छोटे होते हैं। विषाणु जो वायरस होते हैं वो भी आकार में छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। लेकिन जो अलग सूक्ष्मजीव हैं उनसे वे थोड़े अलग होते हैं। किस तरह अलग होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन करते हैं। वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं, किसी मनुष्य के पेट में अंदर चले जाते हैं, आंतों में चले जाते हैं और वो खाना उनका वहीं से लेते हैं, उसी से वहीं पर रहकर वो खाना लेते रहते हैं, उसी से, अपने आप नहीं बनाते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकते हैं। जो सूक्ष्मजीव हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब जो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं वो पौधों और जंतुओं के जो मल है उसको क्या सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे पड़ा है तो पड़ा ही है, वो क्या करते हैं उसको सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं और इस तरह क्या होता है वो वहाँ से क्या होता है खाद में तब्दील हो जाता है। उससे क्या होता है हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहता है। कुछ सूक्ष्मजीव मटर, सेब और मसूर जैसी फलियों की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं। अब जो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, कुछ जैसे मटर, सेब और मसूर की जो फलियां हैं उनकी जो ग्रंथियां हैं नीचे उसमें रहते हैं। ये वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और मृदा की उर्वरता को में वृद्धि करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो मटर, सेब और मसूर की जो मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था उसकी जड़ों में रहते हैं, तो जो ये वायु से क्या करते हैं नाइट्रोजन लेते हैं और उसको पौधों के को यूज़ करने लायक बनाते हैं, क्योंकि पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर यूज़ नहीं कर सकते। यीस्ट खमीर का एक प्रकार का कवक है। यीस्ट कैसा है, खमीर एक प्रकार का कवक है जिसका उपयोग पाव रोटी क्या होता है, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा और भटूरे बनाने में किया जाता है। उनको क्यों किया जाता है, उनको थोड़ा फूला फूला और सॉफ्ट बनाने के लिए। लैक्टोबैसिलस का उपयोग घर पर दही जमाने और खाद्य उद्योग में किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस है ये किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। और ये खाद्य उद्योग मतलब जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर यूज़ होता है। और किण्वन प्रक्रिया जहाँ पर खमीर उठाना हो दही से
वहाँ पर ये लैक्टोबैसिलस यूज होता है। यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।